यूसुफ भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया एंड आल्सो टू बी द फर्स्ट ऑन दिस न्यू प्लेटफॉर्म। मैं काफ़ी देर से प्लान कर रहा था कि आफ्टर 100 एपिसोड्स आई विल ट्राई टू डू अ लिटिल बिट रीब्रांडिंग और कुछ नया थिंक करता हूँ, क्योंकि आई बिलीव यूट्यूब जो है एक वन वे कम्युनिकेशन है, उसमें आई ट्राई माय बेस्ट टू आस्क द बेस्ट क्वेश्चंस। फिर भी मुझे लगता है कि जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे फेलो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए टू आस्क देयर क्वेश्चंस to the quality guests. So thank you very much for being part of this new experiment, kind of new journey. Um, let's start with my first question is about US. क्या हो रहा है अमेरिका में? ये टैरिफ पाकिस्तान इस तरह इम्पैक्ट करेंगे? हमने देखा कि पूरी दुनिया की मार्केट्स रेड थी, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट ग्रीन थी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? पहली चीज तो ये हो रही है कि दुनिया ना एक तरीके से इस वक्त सेटअप हुई हुई है, और वो इस तरीके से सेटअप हुई हुई है कि आप फार ईस्ट और चाइना और इंडिया में देखेंगे तो काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगी हुई है, और यूएस जो है वो यूएस और यूरोप जो है वो कैपेसिटी कंज्यूम करते हैं। अब यूएस जो एक बहुत बड़ा बायर है गुड्स का, वो कह रहा है कि अब हम ये गुड्स जो है वो अपने पास बनाने की कोशिश करेंगे और बाकी सारे मुल्कों पर टैरिफ्स लगाएंगे, और उन टैरिफ्स को एज अ निगोशिएटिंग टूल यूज करेंगे। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है हुआ ये है कि कैपेसिटी एक जगह पे लगी हुई है। अब वो कैपेसिटी शिफ्ट करनी है अगर ये टैरिफ्स रहते हैं, और ये कैपेसिटी शिफ्ट करना इतना आसान होगा नहीं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना, वियतनाम, इंडिया, पाकिस्तान में इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे सस्ते बनते हैं। हम शर्टें बना के और जीन्स बना के इसलिए भेजते हैं क्योंकि हम वो सस्ती बना सकते हैं, वो यूएस में महंगी बनेंगी। हमारे यहाँ 160 रुपए अगर पर घंटा मिनिमम वेज है, तो यूएस में 4,000 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो एक शर्ट ही बनाना बहुत महंगा हो जाएगा, या एक जीन्स की पैंट बनाना ही बहुत महंगा हो जाएगा। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है पूरी दुनिया में पैनिक है, और स्टॉक्स जो है वो काफी ज्यादा गिरे हैं। पाकिस्तान में इनिशियल जो सबका रिएक्शन है वो यही है कि पाकिस्तान के लिए ये न्यूट्रल टू नेट पॉजिटिव भी हो सकता है शायद। और वो इस तरीके से कि पाकिस्तान जो है वो $2.5 बिलियन की तकरीबन जो है वो एक्सपोर्ट करता है, $5 बिलियन की इंपोर्ट करता है। कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ जाएंगी तो पाकिस्तान के लिए नेट पॉजिटिव है। लेकिन जाहिर है बहुत सारी डिसरप्शन होगी। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में भी अगर आप देखें तो देखें अभी ऑयल बहुत स्पीड से नीचे आ गया है। तो ऐसा हो सकता है कि ऑयल अगर ये रहते हैं टैरिफ्स तो ऑयल और नीचे आ जाए, ऑयल 50 वगैरह के आसपास हो जाए। तो आप देखेंगे कि कुछ ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, इनकी कुछ शायद अर्निंग्स इरोड हो जाए। ओजी पीपीएल की तो डेफिनेटली इरोड हो जाए, और पीओएल की भी इरोड हो जाए। पीएसओ के कुछ इन्वेंट्री लॉसेस शायद आ जाए। ऑन दी अदर हैंड टेक्सटाइल में तो देखें बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना। और देखिए हमें सिर्फ फर्स्ट टेक्सटाइल में सिर्फ फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट नहीं सोचना चाहिए, टेक्सटाइल में सेकंड राउंड इम्पैक्ट भी सोचना चाहिए। यही ड्यूटीज बांग्लादेश, वियतनाम पे भी अगर लगी हैं तो जाहिर है बांग्लादेश, वियतनाम के सेलर्स भी यूरोप में जाके बेचने की कोशिश करेंगे, हमारे सारे सेलर्स भी मजीद माल यूरोप में बेचने की कोशिश करेंगे। तो टेक्सटाइल में काफी ज्यादा जो है ना वो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो एक तरफ कुछ लोग होंगे कि भाई अगर पेट्रोल सस्ता हो जाता है, बिजली ऑलरेडी सस्ती हो गई है थोड़ी, और शायद और सस्ती हो जाए एज टाइम पासेस, तो एक तरफ हम देखेंगे कि भाई सबकी इनकम थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी डिस्पोजेबल के जैसे जैसे कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि टेक्सटाइल में शायद बहुत बड़ा शॉक भी लगे। तो ओवरऑल जाहिर है अभी कंफ्यूजन है। पाकिस्तान पे शायद बहुत ज्यादा नेट इम्पैक्ट ना हो, लेकिन लेकिन ये रिजॉल्व हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में काफी प्रॉब्लम हो सकता है इसकी वजह से। यूसुफ भाई, पाकिस्तान की मार्केट कैसी लग रही है आपको? अभी महंगी लग रही है, सस्ती लग रही है? व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट? मार्केट हम साल 2 साल से तो ये कर रहे हैं ना, तो मार्केट साल 1.5 साल पहले जितनी सस्ती थी मार्केट आज उतनी सस्ती नहीं है। लेकिन मार्केट हिस्टोरिकल लेवल्स के हिसाब से आज भी बहुत महंगी नहीं है। मार्केट हर 4 से 4.5 साल में डबल होती है। अगर हम 2000 से लेके अभी तक देखें, रूल ऑफ 72 अगर देखें, तो मार्केट हर 4 साढ़े 4 साल में जो है वो आप देखेंगे कि डबल हो जाती है। 16 18 20% रिटर्न मार्केट में बन जाता है। ये उतना ही रिटर्न है जितने पैसे ये कंपनी जो लिस्टेड है वो बनाती हैं। लॉन्ग टर्म ही एक व्यू लेना चाहिए। बहुत छोटी छोटी टैक्टिकल चीजें रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए।
ज्यादातर 90% लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल यही होता है कि वो एक म्यूचुअल फंड में पैसे डालें, हर महीने सेव करें, एक म्यूचुअल फंड में डालें। तो देखें, ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल यही है कि वो हर महीने जो है वो एक अमाउंट सेव करें, उसको एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डालें। सबके लिए स्टॉक्स जो है, अगर आपकी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है कि आपको साल बाद या 2 साल बाद ये पैसे चाहिए होंगे, तो स्टॉक्स आइडियल एसेट क्लास नहीं होते। 5, 10, 20, 30 साल का जिनका व्यू होता है उनके लिए स्टॉक्स एक अच्छी एसेट क्लास है। म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड इक्विटी के बहुत अच्छी एसेट क्लास है, क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न पाकिस्तान में सारी एसेट क्लास में हिस्टोरिकली भी और होपफुली आगे भी स्टॉक म्यूचुअल फंड में बन जाएगा। बहुत फिर जो है वो 5-10% लोग होते हैं जो मार्केट बीट करने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट बीट करने की आपको कोशिश करनी है तो फिर आप डायरेक्ट एक स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हो और आप खुद स्टॉक सेलेक्ट करते हो। और ये सारे एक मुश्किल काम है जिसके लिए कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, एक बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, एक बेसिक बिजनेस की समझ होनी चाहिए, और फिर आपको एक टाइम भी निकालना पड़ता है टू लुक एट द स्टॉक्स दैट यू आर बाइंग। आउटसाइज रिटर्न्स जनरली इलिक्विड स्टॉक्स में बनते हैं। इलिक्विड स्टॉक्स में आउटसाइज रिटर्न बनने की एक बड़ी वजह ये होती है कि ये वो स्टॉक्स होते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं देख रहे होते हैं। नहीं देख रहे होते हैं लोग तो मिस प्राइसिंग का चांस ज्यादा होता है कि भाई एक चीज बहुत सस्ती रखी हुई थी, किसी ने देखी नहीं, और फिर जैसे जैसे जो है वो लोग उसको देखना शुरू करते हैं, वहां अर्निंग आनी शुरू करते हैं। तो आउटसाइज रिटर्न अगर किसी को बनाने हैं तो वो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करे, वरना म्यूचुअल इक्विटी फंड्स, जो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं, वो एक अच्छा टूल है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए सेविंग करने के लिए, जिसका इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है और जो टाइम नहीं दे सकता। और जो टाइम दे सकता है वो जरूर ट्राई करे, जिसकी एज कम हो वो जरूर ट्राई करे। अगर फर्ज करें किसी को ट्राई डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी भी है और वो उसको एक बड़ी अमाउंट से स्टार्ट करना है, जैसे फर्ज करें वो अपनी मंथली इनकम के 6 महीने की इनकम से या 12 महीने की इनकम से एक साथ ज्यादा पैसों से ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, तो ज्यादा अच्छा आइडिया ये होता है कि आप 70-80% एक म्यूचुअल फंड में डाल दें, 20-30% से आप अपनी इन्वेस्टिंग करें। जब आपको पूरी चीज समझ में आ जाए उसके बाद भले आप म्यूचुअल फंड से निकाल के और खुद कर लें, लेकिन बड़ी अमाउंट से खुद स्टार्ट करना इज नॉट एडवाइज्ड फॉर मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। कुछ लोग हैं जो समझ सकते हैं, कुछ लोग हैं जो टाइम देना चाहते हैं, जो टाइम देना चाहते हैं वो जरूर करें, लेकिन सबके लिए नहीं है। यूसुफ भाई, अभी कुछ वीक्स पहले हमने चेज़ की जो स्ट्रैटेजी रिपोर्ट थी वो डिस्कस की थी। उसमें आपने बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स को भी डिस्कस किया था। तो उसका एक रिव्यू दे दें कि ये अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ, बट फिर भी इफ़ यू कैन टेक अस थ्रू दैट रिपोर्ट अगेन। देखें, एक रिकमेंडेशन तो उसके अंदर जो थी, अच्छा पहले तो ये जो हम जो भी इस फोरम पे कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस करें और खुद भी रिसर्च करें अगर कोई डायरेक्ट हम स्पेसिफिक स्टॉक की बात कर रहे हैं। एक जो उसके अंदर स्टॉक था वो पीएसएक्स था। पीएसएक्स पे हमने कोई, मेरा ख्याल है 13-14 रुपए पे एक रिपोर्ट की थी। उसके बाद स्टॉक बढ़ के पहले 36 रुपए हो गया और अब वापस 25 रुपए हो गया है। 1 रुपये का उसमें डिविडेंड आया है। उसमें जो थीसिस है वो यही है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दो तरीके से पैसे कमाता है। एक इस तरीके से पैसे कमाता है कि जो कंपनीज एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं वो एक्सचेंज को हर साल अपने साइज के हिसाब से पैसे देती हैं। तो जितनी ज्यादा मार्केट कैप होगी उतनी ज्यादा फीस वो कंपनी पे कर रही होगी। तो सर एक लॉन्ग टर्म अजम्पशन यही है कि मार्केट बढ़ती रहेगी जैसे जैसे हर साल, अगर मार्केट हर 4-4.5 साल में, जैसे हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि डबल होती है, तो मार्केट हर 4-4.5 साल में अगर डबल होगी तो वो फीस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो फीस हर 4-4.5 साल में डबल होगी। दूसरी चीज जो उसके अंदर है वो ये है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जब बढ़ते हैं और मार्केट का साइज जब बड़ा होता है तो मार्केट में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ने से भी जो है एक्सचेंज जो है वो फीस कमाता है। तो लगता यही है कि लॉन्ग टर्म में, इन द लॉन्ग टर्म ये फीस फीस बढ़ती जाएगी, एडमिन एक्सपेंस जो है वो इन्फ्लेशन से बढ़ेगा, और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ से सिग्निफिकेंटली ज्यादा बढ़ेगी। फिर जो जो बहुत ही जबरदस्त चीज है एक्सचेंज की या एक्सचेंज बिजनेसेस की ग्लोबली, वो ये होती है कि इन बिजनेसेस को कैश की जरूरत नहीं होती है ग्रो करने के लिए। जैसे फर्ज करें अगर एक सीमेंट कंपनी और उसको स्केल डबल करनी है तो उसको और कैपेसिटी लगानी पड़ेगी, अरबों रुपए लगेंगे,
और अरबों रुपए लगने के साथ ये भी करना होगा कि जो है वो सारे वो पैसे पहले रेज होंगे, फिर वो प्लांट लगेगा, फिर कुछ टाइम दरकार होगा जिसके अंदर वो प्लांट लगेगा, और उसके बाद फिर जो है वो सेल बढ़ सकेगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकेगी। बहुत अच्छे बिजनेसेस वो बिजनेसेस होते हैं जो एक हाई रिटर्न ऑन कैपिटल बना सकते हो और उनको बहुत कम पैसे लगते हो ग्रो करने में, और उसके बाद फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मोट हो। तो पीएसएक्स के केस में सारे पीएसएक्स पाकिस्तान में एक एक्सचेंज बिजनेस पे मोनोपोली भी है, तो लगता नहीं है कि कोई जो है वो आके डिसरप्ट करेगा या एक और कंपनी बना देगा। तो दैट्स वन रिकमेंडेशन। अगर मार्केट वॉल्यूम्स गिर जाएंगे तो स्टॉक टेम्परेरीली नीचे आ सकता है, अगर मार्केट वॉल्यूम्स फौरन बढ़ जाएंगे तो स्टॉक में इंटरेस्ट ज्यादा आ जाएगा। बट दिस इज अ गुड लॉन्ग टर्म पोजिशन, ये बहुत सस्ता नहीं है। जैसे अगर इस साल की अगर एक अर्निंग एक्सपेक्ट करें तो कोई 2 रुपए की अर्निंग मोस्ट लाइकली इस साल आएगी। अगले साल के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि क्या होता है, तो अगर किसी वक्त वॉल्यूम 100 रुपए पे चले आएंगे तो इसकी 5 रुपए अर्निंग आ जाएगी, लेकिन ये सब फ्री कैश फ्लो होता है। कंपनी को ग्रो करने के लिए आगे इस कैश की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर हम देखें कि लकी सीमेंट ने पिछले 20 साल में डिविडेंड नहीं दिया, तो लकी ने पिछले 20 साल में डिविडेंड इसलिए नहीं दिया क्योंकि लकी को आगे बार बार री इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ये पैसे, नया प्लांट लगाने में या कोई चीज करने में। तो ये चीज पीएसएक्स में नहीं नहीं होती है ना, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल है तो जरूरत नहीं पड़ती। देखिए एक वो था, एक कंपनी उसके अंदर हमने जीसीआईएल रेकमेंड की थी, गनी केमिकल्स। गनी केमिकल्स में भी यही है कि जो इंडस्ट्रियल गैसेस का बिजनेस है उसमें दो ही लोग हैं पाकिस्तान में, एक पाक ऑक्सी है और एक जीसीआईएल है, तो एक काफी अच्छी पोजीशन है। फिर एक 40% की एक्सपेंशन आ रही थी कंपनी में, और कंपनी जो है वो गनी केम वर्ल्ड को कार्व आउट कर रही है, तो वो एक्स तो हो चुका है स्पेशल डिविडेंड। तो ये समझ लें हम कोई 10 रुपए वगैरह से देख रहे हैं, आज एक्स होने के बाद अगर 17 रुपए है तो 22 रुपए तो हो गया है। इट्स नॉट एज अट्रैक्टिव एज इट वॉज पहले, बट अगर 4 रुपए अर्निंग आ जाती है तो इट्स ट्रेडिंग स्टिल ट्रेडिंग एट 4.5 टाइम्स अर्निंग, तो इट्स नॉट अ बैड स्टॉक टू हैव इन द पोर्टफोलियो। फिर हमने एक लोड्स लिमिटेड जो है वो रेकमेंड किया हुआ है, तो लोड्स एजीआईएल दोनों जो है वो ऑटो पार्ट्स बिजनेसेस हैं, और हमें लगता है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में ऑटोस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब यहाँ भी एक स्टोरी बन सकती है। दीज आर नॉट कंपनीज दैट आर एक्सपेंसिव। लोड्स भी ज़ाहिर है थोड़ा बढ़ गया है, एग्री ऑटोस उतना बड़ा नहीं है, बट लोड जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। फिर उसके बाद फिर हमने कोलगेट उसके अंदर डिस्कस किया हुआ था स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में, तो कोलगेट सीम्स लाइक अ गुड कंपनी। और उससे पहले ज़ाहिर है हमने बहुत सारी ब्लू चिप्स डिस्कस की थी, जिसमें ज़ाहिर है ऑयल एंड गैस में अभी देख लेना चाहिए क्या करना चाहिए, ऑयल एंड गैस टेक्सटाइल में देख लेना क्या कर लेना चाहिए। फ्लैट स्टील में भी जो है वो ज़ाहिर है इस वक्त ये जो जितना ग्लोबल अपीवल हुआ है उससे यही लगता है कि शॉर्ट टर्म प्राइसेस गिरेंगी, तो शायद कुछ इन्वेंट्री लॉसेस वगैरह हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड हुआ ये कि बिजली के रेट गिरने की वजह से जो है वो लॉन्ग स्टील वाले थोड़े स्टॉक्स बढ़े हैं, बट हमको बहुत रेकमेंड नहीं कर रहे हैं इस वक्त लॉन्ग स्टील, और अभी भी देखना चाहिए कि क्या होगा। और कोई चीज अगर आपके जहन में हो फिजर भाई, और कोई स्टॉक या कोई सेक्टर। मैं आपसे यूसुफ भाई अगला क्वेश्चन करूँगा। बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूँ, वन ऑन वन भी करता हूँ, इसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अभी मैंने एम्बेड कर दिया है। मेंटरिंग फॉर कॉज़ का पूरा प्लेटफ़ॉर्म आप बुक कर सकते हैं। मेरे साथ भी मीटिंग्स और दूसरे मेंटर्स के साथ भी। तो यूसुफ भाई जब मैं डिस्कशंस करता हूँ अपने जैसे फेलो रिटेल इन्वेस्टर से, आई एम नॉट एक्सपर्ट बट आई रियली लव टू टॉक टू अदर फेलो इन्वेस्टर्स। सो उसमें से कुछ बताते हैं कि अभी हमने रिसेंटली इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। मैंने जनवरी में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। मैंने लिटिल बिट बिफोर उसके स्टार्ट किया है इन्वेस्ट करना। सो ये जो नए लोग आ रहे हैं, और आपने भी कई दफ़ा ट्वीट्स किए हुए हैं कि 10-10 हज़ार नए अकाउंट खुल रहे हैं। सो उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा इन न्यूबीज़ के लिए? उसके अंदर भी डिवाइड करना होगा ना कि आपका कि देखें, एक चीज तो बहुत जरूरी है नए इन्वेस्टर्स के लिए कि आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है। बहुत अगर आपको काम थोड़ा बहुत आता है तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, अगर आपको नहीं आता है तो बहुत अच्छा टूल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और म्यूचुअल फंड्स में भी जो है ना वो एसआईपी वाली स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है कि आप हर महीने एक छोटी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते रहे ना स्टॉक्स के अंदर। तो होगा क्या कि जब मार्केट ऊपर होगी तो भी आपको शेयर्स मिल जाएंगे, और जब नीचे होगी तो भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा आइडिया होता है कि आप हर महीने छोटी छोटी अमाउंट जो आप सेव कर सकते हैं वो आप इन्वेस्ट करें। मार्केट की शॉर्ट टर्म डायरेक्शन फिजर भाई कोई भी नहीं बता सकता है, और मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा फोकस जो लोगों का
होता है वो इसके ऊपर होता है कि मार्केट की शॉर्ट टर्म डायरेक्शन क्या होगी, और शॉर्ट टर्म डायरेक्शन टू बी ऑनेस्ट किसी को भी नहीं पता होती है। जिन लोगों का काम होता है रोज का ये, उनको भी मार्केट की शॉर्ट टर्म डायरेक्शन नहीं पता होती है। नोबडी नोस कि भाई आज अगले महीने स्टॉक्स की प्राइस क्या होगी और अगले साल क्या होगी। जो एक चीज लॉन्ग टर्म नजर आती है वो ये है कि मार्केट हर 4 साढ़े 4 साल में डबल हो जाती है, और मार्केट का 16 से 18% रिटर्न तो बन ही जाता है लॉन्ग टर्म। उसके अंदर कभी कभी 4 साल ऐसे भी आ जाते हैं कि कोई रिटर्न नहीं बनता, लेकिन उसके अगले 2 साल में उन पिछले 4 साल का भी रिटर्न कवर हो जाता है, और उन आगे के 2 सालों का भी रिटर्न कवर हो जाता है। जब मार्केट सस्ती होती है वहां पे पोजीशंस लेने में लॉन्ग टर्म रिटर्न बेहतर बनता है, और जब मार्केट महंगी होती है तो वहां से जो है लॉन्ग टर्म रिटर्न कम बनता है। तो अगर फर्ज करें कि किसी ने पिछले साल स्टॉक्स लिए थे तो उसने पिछले साल का भी रिटर्न बनाया मार्केट का, और पिछले 3 4 साल का भी रिटर्न बनाया। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आराम आराम से करें, और हर प्राइस पे बाइंग करें, और हर महीने जो है वो अपनी सेविंग्स का एक हिस्सा स्टॉक्स में जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करनी है वो डालें, और जिस कैश की आपको जरूरत है वो कैश इन्वेस्ट ना करें। और शॉर्ट टर्म मूवमेंट से घबराएं नहीं। अगर अगर आप फर्ज करें, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप स्टॉक सेलेक्ट करके कर रहे हैं, तो फिर शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से आपको फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लग रहा था मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आई वांट टू गिव द माइक टू माय फेलो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स जो भी हैं। अपना हाथ रेज़ करें। नीचे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक इमोजी है हैंड की, उस पे क्लिक करें एंड आई विल लेट यू आस्क योर क्वेश्चन। सो उस्मान साहब प्लीज़ गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन आस्क योर क्वेश्चन। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका प्रोसेस क्या होता है स्टॉक सिलेक्शन के लिए? मतलब लेट्स से आप आज रिकमेंड कर रहे हैं एंग्रो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आप उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? आप टेक्निकल से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे और किस तरह उसको लाइक उस एंड पॉइंट तक पहुँचेंगे? जी। उस्मान, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, तो जो मेरा एटलीस्ट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक बड़ा से बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो टू इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ये होती है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज जो मुझे लगते हैं उस कंपनी के, उससे मैं एक इंट्रिंसिक वैल्यू पे पहुंचा। बाय ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज मेरा, और ये भी सारे एक फोरकास्ट ही होगी कि भाई फर्ज करो कि कंपनी एक्स जो है वो आज 20 रुपए कमाती है, और मुझे लगता है कि ये अभी 20 कमाएगी और फिर 25 कमाएगी और फिर 30 कमाएगी और फिर 35 कमाएगी, और फिर जो है वो ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं उस पूरी वैल्यू को डिस्काउंट बैक करूंगा, और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखूंगा कि भाई मैंने अगर 10 स्टॉक्स के ऊपर वो किया हुआ है, तो मैं देखूंगा कि किधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे ज्यादा है और फिर वहां इन्वेस्ट करूंगा। अब ये करने का तरीके तरीके बहुत सारे तरीके होते हैं। ये करने का एक तरीका तो ये होता है कि आप हिस्टोरिकल अर्निंग्स देख लो, और आप देख लो कि भाई किसी सेक्टर के अंदर जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है। जैसे फर्ज करो हमें सीमेंट में पता है कि सीमेंट में हर 4 5 साल अच्छे होने के बाद 2 3 बुरे साल आते हैं, फिर 4 5 अच्छे साल आते हैं, फिर 2 3 बुरे साल आते हैं। तो मैं एक लॉन्ग टर्म अर्निंग्स फोरकास्ट करने की कोशिश करूंगा कि भाई ऑन अ पर टन बेसिस सीमेंट कंपनी कितने डॉलर कमा लेती हैं ऑन एवरेज, और आज मुझे वो सीमेंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी कितने की मिल रही है। तो अब फर्ज करो अगर मैं इफ आई एम लुकिंग एट सीमेंट, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं देखूंगा कि भाई हिस्टोरिकली मार्केट कैप पर टन और ईवी पर टन क्या चल रहा होता है। अगर नया प्लांट सीमेंट का $100 का लगता है, तो अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे, हमने एक सीमेंट पे एक रिपोर्ट भी की थी कुछ टाइम, मतलब साल 1.5 साल पहले, उसके अंदर ये चार्ट्स बने हुए थे। तो हम करेंगे क्या कि हम देखेंगे कि भाई आज वो उस वैल्यूएशन के हिसाब से किधर ट्रेड कर रहा है। जैसे फर्ज करो कि वो साइकिल इतनी बड़ी होती है कि वो कभी $5 पर टन पे ट्रेड कर रहे होते हैं और कभी $200 पर टन पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो पहले तो मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि अभी हम किधर हैं। तो अगर ये 10 15 20 डॉलर की मिल रही होंगी तो आई लुक एट दीज कंपनीज एज बाइज। अगर ये $100 से ऊपर ट्रेड कर रही होंगी तो आई से कि भाई ये इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा है और मैं बेचता हूँ। फिर दूसरा ये है कि कुछ चीजें जो है आपको थोड़ी सर्टेनिटी प्रोवाइड करती हैं। जैसे फर्ज करो कि कोलगेट है, तो कोलगेट में मुझे पता है कि 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, इट इज वेरी अनलाइकली कि कोई कंपेटिटर आके कोलगेट का बिजनेस डिस्टर्ब कर सकेगा। तो ऐसे कि अच्छा इसकी सर्टनिटी बहुत ज्यादा है कि अगले 5 10 15 साल ये ग्रोथ चलती रह सकती है। इसी तरीके से जैसे अभी हम पीएसएक्स डिस्कस कर रहे थे, तो अगर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोट है बिजनेस का, और बिजनेस अगर बिजनेस का मोड बहुत स्ट्रांग है और मोनोपोली है और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सर्टनिटी है, तो आप बहुत ज्यादा सर्टनिटी से एक कैश फ्लोस फोरकास्ट कर सकते हो। और फिर क्योंकि आपके पास चांस बहुत ज्यादा होता है कि आप गलत हो जाओ, तो फिर यू लुक एट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
अच्छा, एक तो ये हो गया तरीका कि जनरली कंपनीज किस तरीके से देख रहे होते हैं। फिर एटलीस्ट मेरा प्रोसेस ये होता है कि हम कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हैं कि किसी कंपनी के अंदर कोई नई चीज क्या हो रही है। अच्छा, दीज आर नॉट स्टॉक रिकमेंडेशन, बट सिर्फ प्रोसेस समझाने के लिए। अभी फर्स्ट करो कि देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड सितारा केमिकल्स। अब सितारा केमिकल की लास्ट एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई। एनालिस्ट ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि हम एक 50 मेगावाट का जो है वो कोल का पावर प्लांट लगा रहे हैं और उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हो जाएगी, और वो कह रहे हैं कि वो जून में ऑनलाइन है। तो आई ट्राई टू फिगर आउट कि भाई इस कोल के पावर प्लांट से कितना इम्पैक्ट आएगा, और फिर मैं देखूंगा कि अच्छा अब जो कोल का पावर प्लांट ऑनलाइन होने के बाद जो अर्निंग्स आएंगी उस क्या कहते हैं उसके हिसाब से स्टॉक सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। फिर तो समझ लो कि बड़ा स्विस आर्मी नाइफ वाला तरीका होता है। कहीं पे आप बहुत हाई क्वालिटी कंपनी ढूंढ रहे होते हो जो शायद बहुत सस्ती ना मिल रही हो। सही, जैसे फर्स्ट करो PSX एट 13-14, उस वक्त रुपया अर्निंग आ रही थी, स्टिल ट्रेडिंग एट 13-14 टाइम्स अर्निंग। बट बिकॉज इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी कंपनी, तो यू वुड बी लाइक हाँ सही, चलो इसको देख सकते हैं। कहीं कहीं यू लुक एट कंपनीज दैट आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी, बट फिर वो आप कोशिश करोगे कि आपको वो 2 टाइम्स अर्निंग 3 टाइम्स अर्निंग से मिलता है। तो कोई बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है। एक चीज जो मैं करता रहता हूँ वो ये है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता हूँ एटलीस्ट चेन इन्वेस्टर्स। देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ अवेलेबल फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर्स या फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन द US दैट हेल्प्स आउट विद द फ्रेमवर्क। बाकी अगर कोई फॉलो अप इसका इस पे आपका कोई क्वेश्चन है तो। उस्मान अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें। और दूसरा ये कि ये आवाज़ पहचानी-पहचानी है। मुल्तान से ही बिल्कुल नियर बाय। जी, जी, खज़र भाई ये बहुत पुराना हमने स्टार्ट किया था जब स्पेसिस तो देखा, आवाज़ हाँ, आपकी भी याद है मुझे। थैंक यू, थैंक यू। नहीं मैंने आपने अच्छा अच्छा यूसुफ साहब आपने अभी बिल्कुल बात की एक इंडियन इन्वेस्टर हैं सौरभ मुखर्जी उनकी किताब थी उन्होंने उसमें थोड़ा ज़िक्र किया था कि इंडियन मार्केट के जो डायनामिक्स हैं वो मतलब डिफरेंट होते हैं जनरली मतलब बाकी मार्केट से। तो मेरा थोड़ा-सा उसी हवाले से सवाल है आपने भी ज़िक्र किया कि पी रेशियोज़ वगैरह एंड ऑल वैल्यूएशंस वगैरह भी। तो पाकिस्तान की जो मार्केट है, उनके पीई रेशियोज़ के कुछ अगर मल्टीपल्स आप बताना चाहें जो स्टैंडर्ड मतलब जिनको आप एज़ अ बेंचमार्क देख रहे होते हैं, वो कुछ ऑब्वियसली वो हम चूँकि वो पढ़ रहे होते हैं ना कि वॉरेन बुफे ने कहा जी अगर 15 से नीचे है तो आप उसको कंसीडर करें इस तरह से। पाकिस्तान में कुछ अगर शेयर करना चाहेंगी? पाकिस्तान में उस्मान मेरे हिसाब से ना बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है इन पी रेशोज, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले एटलीस्ट 30 साल से तो ना इंटरेस्ट रेट के स्विंग्स बहुत बड़े बड़े हुए हैं। तो जब रेट 6% हो जाता है तो आपको कोई मुनासिब कंपनी 15 टाइम पे भी नहीं मिल रही होती है, और जब इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाते हैं तो आपको 3-4 टाइम से भी चीजें मिल रही होती हैं। तो पाकिस्तान की मार्केट की देखें एक डायनामिक तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप इंटरेस्ट रेट साइकिल में किधर हो, कि अभी क्या रेट्स हाई हैं या अभी क्या रेट्स कम हैं। अभी इस वक्त आपको 3 से 7 टाइम्स अर्निंग्स के बीच में चीजें मिल रही हैं। अगर आपको 3-4 टाइम्स पे कोई चीजें मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है, और उसके अंदर ये भी देखना है कि किस क्वालिटी की कंपनी है। अब देखो जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो आपको अभी इस वक्त कोलगेट जो है वो कोई 17 टाइम्स अर्निंग्स मिल रहा है। यही कोलगेट 35-40 टाइम्स अर्निंग्स भी हो जाता है। आप पाकिस्तान टोबैको देखोगे तो अभी पाकिस्तान टोबैको मेरा ख्याल है 10-11 टाइम अर्निंग। इट्स अ ब्यूटीफुल बिजनेस, और 30-30 टाइम अर्निंग्स भी हो जाता है। तो हर कंपनी का जो पीई का बैंड होता है ना वो अलग होता है। जितनी अच्छी क्वालिटी की कंपनी होगी उसका पीई का बैंड भी उतना ऊपर होता है। तो अच्छी कंपनीज के पी का बैंड 10 से 20, 30, 40 तक भी रह होता है कि भाई द हायर साइड जो है वो 30-40 का भी हो जाए। जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे होते हैं तो आगे की अर्निंग्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से जिन कंपनीज में लॉन्जेविटी होती है ना कि भाई ये कंपनी 10-20-30 साल तक भी इसके बिजनेस को कुछ नहीं होगा, उनके पी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे होते हैं तो जाहिर पी श्रिंक भी उस तरीके से होता है। तो पाकिस्तान में 2-3 तरह के बिजनेसेस हैं। एक वो बिजनेसेस हैं जिनके पास कोई एडवांटेज नहीं है और तकरीबन फ्री एंट्री एग्जिट होती है। वो मैक्स पी लगाते हैं, जैसे फर्ज करें सीमेंट का मैक्सिमम पी तेजी में 10-12 होता है, और आगे लोग एक्सपेंशन भी जो है वो करना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से ऑन दी अदर एंड फिर यू हैव स्टॉक्स लाइक ये PSX हो गया, कोलगेट हो गया, या अच्छी कंपनीज हो गई या ऑटो कंपनीज को बहुत ऊपर मल्टीपल मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि उनका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ग्रोथ एक्चुअली आ गई तो वो बहुत ज्यादा पैसे कमाए। तो पाकिस्तान में जो थोड़ी हाई आरओई कंपनीज होती हैं उनके मल्टीपल 10 से लेके 30 तक चलते हैं एक बैंड में, और जो थोड़ी कम क्वालिटी की कंपनीज होती हैं वो 2-3 टाइम अर्निंग से 10 टाइम अर्निंग तक ट्रेड करती हैं। तो आई थिंक
आसानी से हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू हाई क्वालिटी कंपनीज एंड थोड़ी सी कम क्वालिटी की कंपनीज। फिर जैसे फार्मा है फॉर एग्जांपल, तो फार्मा चाहे बिजनेस बहुत अच्छा हो किसी कंपनी का या ना हो, भी ऊपर मिल जाता है। तो आई थिंक यही थॉट्स है मेरे इसके ऊपर। Malik, please go ahead. ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जो भी आप लोग कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं बेहतरीन है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन सर यूसुफ भाई से है कि सिंपल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें स्पेशली उसमें हब को और इंटरलूप ना। तो देखो, पहले तो ना अब्दुल मालिक सिंपल बना हुआ है फॉर एनीवन हु जस्ट वांट्स टू स्टार्ट। इसके पीछे कोई बहुत कोर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं है। इंटरलूप में तो देखो, अभी जो हमने पीछे टेक्सटाइल का भी डिस्कस किया, तो इंटरलूप के बिजनेस में तो कुछ कंफ्यूजन हो जाएगी। वी डोंट नो कि क्या होगा ये ड्यूटीज और टैरिफ्स लगने के बाद। तो अभी तो इस वक्त इंटरलूप में काफी कंफ्यूजन। आपको ऑन दी अदर हैंड अब पूरी चीज जो टैरिफ रिवाइज होने वाली है वो भी हो चुकी है, और बीवाईडी भी आ रहा है, और बाजाहिर यही लग रहा है कि बीवाईडी इज गोइंग टू बी अ सक्सेस। तो आपको लुक्स फाइन। इंटरलूप जो है वो इस वक्त लगता है कि जो पिछले हफ्ते की खास तौर पर डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद परेशान कुन सिचुएशन हो सकती है पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस अफेक्ट होगा। अगर यूएस अफेक्ट होगा और अगर यूरोप के ऊपर ड्यूटीज लगी रहती हैं यूएस की, तो यूरोप स्लो डाउन होगा, तो वहां भी जो गुड्स जाते हैं उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर जाहिर है अगर सारे पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यूरोप में बेचने की कोशिश करेंगे, तो उसी तरीके से सारे बांग्लादेश के भी मैन्युफैक्चरर्स यूरोप में बेचने की कोशिश करेंगे, तो मार्जिन वगैरह पे प्रेशर आ सकता है। बट इट्स अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म बिजनेस। एक दफा ये पूरी चीज सेटल हो जाती है तो फिर मेरा ख्याल है इंटरलूप गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन टू हैव इन द पोर्टफोलियो। सिंपल इज बेसिकली 6 7 बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में हैं जिनका लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत अच्छा है। किसी को अगर स्टार्ट करना है इस पोर्टफोलियो से तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया, बट दिस इज नॉट मतलब एंड ऑल पोर्टफोलियो नहीं है, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप देखते नहीं रहो। एक समझ लो एक्रोनिम बन गया था, और मतलब मार्केटिंग एक्टिविटी भी थी। और जाहिर है एक दफा कोई आके जब ये स्टॉक्स हमारे पास खरीदना शुरू करता है तो जो भी ट्रेडर होता है उसको फिर दूसरी भी चीजें रेकमेंड करवा करवा कर रहा होता है। लेकिन ये मेजरली लोगों को मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक चीज है। मार्केट अंडर परफॉर्म की है पिछले साल 1.5 साल में, पिछले 3 4 महीने से अगर हम देखेंगे तो शायद मेरा ख्याल है आउट परफॉर्म किया जनवरी से अभी तक मार्केट को। और अगर हम पिछले 15 महीने देखेंगे तो अंडर परफॉर्म किया है। तो देर विल बी पीरियड जिसके अंदर ये आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को। अगर हम पिछले 5 साल देखेंगे तो ये 7 स्टॉक्स हैव आउट परफॉर्म द मार्केट। और अगर पिछला 1 साल देखेंगे तो इट हैज अंडर परफॉर्म द मार्केट। बट इट्स अ गुड सिंपल पोर्टफोलियो टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता है तो उसको उसके लिए बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड। Malik, any follow-up question? एंड में कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर रेस करूंगा। थैंक यू। Thank you. Asif, please go ahead. Asif Hussain. जी, अस्सलाम वालेकुम फ़ैज़ल साहब। एक तो मैं आपको बहुत एप्रिशिएट करूँगा, मैं आपको एक ज़माने से फ़ॉलो कर रहा हूँ, तकरीबन 50 की 50 वो भी सुनी, और उसके बाद से भी ऑलमोस्ट शायद 90% प्रोग्राम्स आपके मैं सुन चुका हूँ, तो इट इज़ अ गुड थिंग। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा सर, मेरे 2 क्वेश्चन्स हैं, 2 स्क्रिप्ट्स के मुताबिक पूछना चाहूँगा। एक तो ये लॉटे केमिकल्स है, लॉट कैम की जब कुछ माह पहले भी मेरे ख्याल है लास्ट ईयर था या उससे लास्ट ईयर था, मैं डेट्स भूल रहा हूँ, लेकिन इसकी फ़रोख्त हुई थी और उसकी बातें हुई थी। लेकिन उस वक़्त जबकि डॉलर का रेट भी 280 से कम था, और उस वक़्त जब इसका रेट आया था तो वो तकरीबन पीकेआर के अंदर 30 प्लस पे बात हो रही थी कि इसको बेचा जाएगा। लेकिन अब के जो इसकी फ़रोख्त हुई है, जो कि मतलब अब डॉलर रेट भी फ्लक्चुएट हो चुका है, मार्केट भी जनरली पी हायर हो गया है, लेकिन अब जो इसकी फ़रोख्त की बात हो रही है तो वो ₹17 पे डील लॉक होने की बात हो रही है। तो ऐसी क्या डायनामिक्स चेंज हुई हैं मार्केट की कि जिसमें एक स्क्रिप्ट जो है, मतलब एक पूरी कंपनी का जो बिज़नेस है वो लोअर एंड पे फ़रोख्त के लिए जा रहा है? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। देखिए आसिफ साहब, मैं वैसे चाह नहीं रहा हूँ कि आप बहुत स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर बात करें, लेकिन देखिए हुआ ये है कि पीटीए मार्जिन्स जो है ना, पीटीए के मार्जिन्स के ऊपर डिपेंड करता है, पाकिस्तान के हालात पे डिपेंड करता है। तो मार्जिन अगर श्रिंक हो गए हैं और अगर जो बायर है उसका आउटलुक चेंज हो गया है तो उसकी वजह से अब सौदा नीचे की प्राइस पे हो रहा है, तो ये तो बहुत समझते हैं नॉर्मल कोर्स है चीज़ों का, और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और अब वैसे ही देखें ग्लोबली जो हो रहा है, तो अभी पता नहीं है कि मार्जिन के साथ क्या होगा ना एग्जैक्टली। अभी बहुत पिछले हफ्ते में जो चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से सिचुएशन जो है
वो चेंज हो जाएगी। तो अगर कोई ग्लोबली एक्सपोज्ड कंपनी है तो हम तो श्रेड करेंगे ना उसको पोर्टफोलियो में से, कि अगर कोई कोई बहुत ज्यादा ग्लोबल बिजनेसेस से एक्सपोज्ड है। पाकिस्तान में लगता है कि अगर कोई कंपनी सिर्फ पाकिस्तान से एक्सपोज्ड है तो वहां फिर भी हालात जो है वो सही रह सकता है, लेकिन अगर कोई कंपनी ग्लोबली एक्सपोज्ड है तो ये इश्यूज तो आते हैं। जैसे अगर आप एग्रो पॉलीमर भी देखेंगे ना, एग्रो पॉलीमर भी पूरा कंप्लीटली ग्लोबली एक्सपोज्ड है, तो कोई मार्केट से ताल्लुक ही नहीं रहा है। 2017 तक भी स्टॉक 10, 12, 15 रुपए था मेरा ख्याल है, उस वक्त एंग्रो वाले बेचना चाह रहे थे। और फिर जब ग्लोबली मार्जिन रिवर्स हुए तो पाकिस्तान में पूरी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही थी, एंग्रो पॉलीमर ऊपर जा रहा था। तो इनका अपनी स्पेसिफिक पीटीए के मार्जिन की डायनामिक है जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपने ये जो पीपीएम मार्जिन वाली बात की, दैट इज़ की पॉइंट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसपे बहुत बड़ा फ़र्क आया है इसी दौरान में, और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे भी, और कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी पाकिस्तान पे। तो इसका जो पाकिस्तान का बिज़नेस है लॉट कैम का या ईपीसीएल का, वो ज़ाहिर-सी बात है इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के साथ देखते हैं। तो बिल्कुल ये इट एस्केप्ड माय माइंड, लेकिन अच्छा हुआ आपसे बात की तो समझ में आ। अच्छा सर, एक और चीज़ ये है कि ओजीडीसी जिस तरीके से हम इसकी अभी ग्रोथ देख रहे हैं, और मतलब पूरी इसी पेट्रोकेम यानी कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर जो और कंपनीज़ हैं, तो अ, उसमें क्या आप ये समझते हैं कि गिवन जो इसके अपने डायनामिक्स हैं, और जिस तरीके से अब ये कॉन्फ्रेंस भी एक हो रही है इसके ऊपर, माइनिंग के ऊपर और सारा कुछ, तो क्या ये वर्थव्हाइल है कि वो अपनी बैरिक गोल्ड वाली जो ये रेकोडिक वाली इन्वेस्टमेंट है, इससे डाइवेस्ट करें? क्योंकि वो तो अगर हम देखें, हर हालत में लगता है ऐसे ही है कि इस इन्वेस्टमेंट को अगर कंटिन्यू किया जाए तो ये उस कंपनी के लिए खुद भी, पीपीएल, ओजीडीसी, और पाकिस्तान के लिए भी लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा है। और $74 बिलियन की बात हो रही है एक फ्री कैश फ्लोज की। तो सबको देखते हुए क्यों डाइवेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, और क्या वजूहत हो सकती है उसके पीछे, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते? देखिए, मेरा तो ख्याल है इसका बहुत पॉलिटिकल किस्म का जवाब है। आ, मेरा भी ख्याल यही है कि ये इन्वेस्टमेंट को नहीं डाइवर्स करना चाहिए। लेकिन अब मेरा ख्याल है वो जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही होगा। ओजी में देखें, शॉर्ट टर्म तो प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि अगर ऑयल प्राइसेस 50 हो जाती हैं तो ओजी की अर्निंग भी गिर के 30-31 रुपए हो जाएगी। तो अगर वो हो जाता है तो वो ऑलरेडी एक ऐसा मल्टीपल पे ट्रेड करना शुरू हो जाएगा जो बहुत ज्यादा सस्ता नहीं होगा। बट हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि शायद नहीं बेचना चाहिए और उल्टा और एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए ओजी को, और माइनिंग लीजेस वगैरह लेनी चाहिए। तो यही है बस। देखिए, अभी फिलहाल तो प्रॉब्लम ओजी और पीपीएल दोनों में या पीओएल में, तीनों में यही होगा कि ऑयल प्राइसेस नीचे आने की वजह से जो है गड़बड़ कुछ हो सकती है स्टॉक प्राइसेस में। बट हाँ, दूसरे एंड पे ज़ाहिर है ये भी हो रहा है कि सर्कुलर डेट रिजॉल्व हो रहा है, तो इवेंचुअली इन कंपनीज को मल्टीपल्स भी मिल जाएंगे। चलें इमरान साहब के पास चलते हैं। इमरान साहब प्लीज़ अनम्यूट एंड गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम खिज़र भाई, यूसुफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये यूसुफ भाई, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है एंग्रो होल्डिंग के हवाले से। वो 280 से 180 पर आ गया है, वो उसके पीछे क्या रीज़न है कि वो इतना ड्रॉप हो रहा है? और अभी भी वो यानी 180 पे आ गया है, 100 रुपीज़ ड्रॉप हो गया। उसके बारे में अगर आप बता दें तो बस। मैं इमरान स्पेसिफिक स्टॉक्स पे ना कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, स्पेसिफिक स्टॉक्स और स्पेसिफिक प्राइस मूवमेंट से। इनिशियली जो भी आपका थीसिस था, आप उसके ऊपर सोचो कि आपका क्या थीसिस था और 280 के ऊपर वो स्टॉक क्यों सही था, और आज 180 पे क्या चीज चेंज हुई है। मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स पे कोई रिकमेंडेशंस जो है ना वो नहीं देना चाह रहा हूँ। मैं ज्यादा फ्रेमवर्क पे बात करना चाह रहा हूँ, रेगुलर इन्वेस्टिंग पे बात करना चाह रहा हूँ। अगर मैं कुछ ऐड करूँ इमरान, देखें ना पूरी मार्केट में जो स्टॉक्स हैं ज़्यादातर वो काफ़ी करेक्ट हुए हैं। तो आप एक स्टॉक का नहीं सोच सकते कि वो इतना नीचे आ गया है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप देखें कि वो काफ़ी करेक्ट हुए हैं। ऑल्दो मार्केट इज़ मेकिंग नाउ न्यू हाई, थोड़ा-सा ब्रेकआउट है या फेक आउट है, हमें अगले हफ्ते पता चलेगा। बट ये इस तरह होता है कि जब मार्केट न्यू हाई लगाती है, फिर करेक्शन आती है, बहुत सारे स्टॉक्स उधर ही रहते हैं, नए मार्केट को नए लेवल पे ले जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है अभी मैं अगर मार्केट को देखूँ ना तो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं ज़्यादातर उन्होंने काफ़ी करेक्शन ली है। सो आई वुड लुक फ्रॉम दैट एंगल। और दूसरा, अगर खिजर भाई पिछले 3 महीने देखेंगे ना, तो पिछले 3 महीने में हुआ ये है, आपकी बात को ही कंटिन्यू करने के लिए, कि पिछले 3 महीने में मतलब अगर एडवांसर्स और डिक्लाइनर्स देखेंगे ना तो स्टॉक्स नीचे ज्यादा आए हैं और बहुत कम स्टॉक्स हैं जो ऊपर हैं पिछले 3-4 महीने में। इवन दो मार्केट ने नया हाई लगाया, मार्केट ने नया हाई, इंडेक्स ने नया हाई कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की वजह से लगाया।
और यही टैरिफ्स और सारी चीज़ों के ऊपर और इंटरेस्ट रेट अब उतनी स्पीड से नहीं गिरेगा वाली चीज़ के ऊपर कुछ जगहों पे रैली रुकी है, बट ये भी सारे होपफुली टेम्पररी ही है। और तो होपफुली टेम्पररी है ये, लेकिन जी एंग्लो जी स्पेसिफिक मैं बात ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ उस वक्त। अच्छा, कोई और क्वेश्चन हो ओवरऑल अबाउट मार्केट स्ट्रेटजीज? यूसुफ भाई, मैं आपसे पूछूंगा, आपने वो स्विस नाइफ की बात की तो लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि जिस तरह की अभी मार्केट होगी या है, सो अभी आपको ज़्यादा स्टॉक्स रखने चाहिए पोर्टफोलियो में। आपने 20-25 का भी नंबर दिया था, और कुछ लोगों ने उसी पॉडकास्ट के नीचे क्वेश्चन भी पूछे थे कि आपने ये इतने ज़्यादा स्टॉक्स क्यों रिकमेंड किए हैं। नॉर्मली तो लोग कहते हैं कि 10 ले लें या मैक्सिमम 15 ले लें, सो आपने कुछ ज़्यादा ही मैच बताया है। फेजर भाई, डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी है ये करने में। देखें, अगर अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है और अगर आप फर्ज करें 20 स्टॉक्स रखते हैं, तो होगा क्या कि एक कोई पोजीशन जिसमें आप गलत हो जाएंगे ना, वो सिर्फ 5% की होगी मैक्सिमम। तो अगर गलत हो जाएंगे और स्टॉक आधा हो जाता है, तो पूरा पोर्टफोलियो उतना डैमेज नहीं होगा। अगर आपको काम आता है और आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर मतलब 5, 7, 8 स्टॉक्स आर ऑल्सो फाइन, बट दैट्स अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेटेजी। बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं कि आप 10-10 टाइप स्ट्रेटेजी कर लें, कि जब आप इनिशियल पहली दफा पोजीशन लें तो आप 10% से ऊपर की पोजीशन ना लें। बट हाँ, डाइवर्सिफिकेशन का ये फायदा होगा कि अगर आप किसी स्टॉक में गलत हो जाते हैं, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डैमेज नहीं होगा। तो बस सिर्फ एक ये मकसद था। और ये मेरा ख्याल है हमने उस वक्त ही ये वाली बात की है जिसके बाद से मार्केट भी जो है वो चीजें थोड़ी स्लो डाउन हो गई 2-3 महीने के लिए। तो अच्छी स्ट्रैटेजी लगती है मुझे कि भाई डाइवर्सिफाइड रहना, और आपको 10 स्टॉक, 10, 12, 15 स्टॉक्स मिल जाएंगे जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बट हाँ, किसी को अगर समझ है और किसी चीज में बहुत ज्यादा कन्विक्शन है, तो फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में चला सकता है। मेरा अपना पोर्टफोलियो काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो 10-15% की पोजीशन भी मैं ले लेता हूँ। 8, 8, 10, 12 स्टॉक से ज्यादा कभी नहीं होते। यूसुफ भाई, अभी ईद हॉलीडेज़ में भी आप भाभी के साथ गए होंगे ससुराल भी, तो अगर वहाँ से किसी ने पूछा हो कि यूसुफ भाई मेरे पास कोई 2-3 मिलियन है, तो मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में, सो क्या आपने मशवरा दिया होगा उनको या क्या मशवरा देंगे? ससुराल इसलिए मेंशन किया है कि यू विल बी वेरी केयरफुल। देखिए, मैं कोशिश करूंगा उस सिचुएशन में कि मैं कोई भी रिकमेंडेशन ना दूं। लेकिन देखें, जो मतलब अगर जेन्युइनली अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या रिकमेंडेशन है, तो सबसे पहले तो किसी एडवाइजर के लिए या किसी से अगर कोई एडवाइस आपसे लेना है, तो उस इंसान की स्पेसिफिक सिचुएशन समझने की जरूरत है। तो अगर तो ये पैसे उसको 10 साल नहीं चाहिए, तो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड आइडिया। क्या है, ये स्टॉक मार्केट का म्यूचुअल फंड है, वो कर लो। लेकिन जितने लोग एटलीस्ट मेरे ससुराल में अगर कोई कर रहा होता है, तो वो ये कर रहा होता है कि वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सपोजर ले रहे होते हैं। तो थोड़ा डिस्कशन हो जाता है ऑन मेरे पास क्या रखा हुआ है, उनके पास क्या रखा हुआ है, और अगर कोई चीज के अंदर फर्ज करें, अगर अगर कोई सेक्टर लग रहा है कि भाई इस सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर मैं कहूंगा कि उस सेक्टर से दूर है। बट बट अगर कोई भी 2-3 मिलियन एक साथ इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं एक तो ये कहूंगा कि भाई आप स्कैटर करके डाल दें पैसे। कि आपको अगर 3 मिलियन डालने हैं, तो आप हर हफ्ते 5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे होगा ये कि अगर कोई शॉर्ट टर्म शॉक आता है मार्केट के अंदर, तो आपको पता होगा कि मुझे अगले हफ्ते भी पैसे डालने हैं। तो इट्स अ गुड वे कि आप स्कैटर्ड तरीके से पैसे डालें। और दूसरा, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत होती है कि क्या उस इंसान को वो पैसे स्टॉक्स में डालने भी चाहिए या नहीं। और इस सवाल का जवाब इस तरीके से देना है कि भाई एज क्या है, अगर कम एज है तो स्टॉक्स आर अ गुड ऑप्शन। लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है, अगले 6 महीने साल में पैसे तो नहीं चाहिए, ये पैसे उस इंसान के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। देखो, देखें, अगर कोई बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता है, उसकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो मसला नहीं होता है स्टॉक्स में पैसे डालना। लेकिन फर्ज करें somebody 60 years old और उसके पास है ही 30 लाख रुपए, तो फिर उसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप सोच के रेकमेंड करते हो कि क्या करना चाहिए। सही है। अहमद, आपका क्वेश्चन था? अनम्यूट कर लें अपने आप को। यूसुफ भाई, मीन टाइम मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने काफ़ी ज़ोर दिया है कि म्यूचुअल फंड्स को देखें, तो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड को एनालाइज करेंगे कि किस में जाना चाहिए मुझे, एक क्वेश्चन भी आया था ट्विटर पे शायद किसी का, तो आप किस तरह पिक करेंगे कि ये वाला म्यूचुअल फंड जो है ना, दैट्स गुड टू गो फॉर?
देखें, एक मैं देखूंगा टीम की स्टेबिलिटी, कि जो सीआईओ है, फंड मैनेजर है और जो पूरी टीम है वो कितने अरसे से वहां पे, क्या टीम तो बहुत ज्यादा बार बार नहीं चेंज हो जाती, तो एक चीज मैं ये देखूंगा। दूसरी चीज मैं ये देखूंगा कि पोर्टफोलियो का टर्नओवर कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा टर्नओवर है वो उतनी ज्यादा कॉस्ट है उस फंड की। कि अगर क्या फंड मैनेजर हर 2-2 महीने में पूरा पोर्टफोलियो चेंज कर देता है, तो आप ये भी नोटिस करेंगे कि जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है पोर्टफोलियोज का, उनका रिटर्न भी लॉन्ग टर्म कम होता है। फिर एंड में मैं देखूंगा कि लॉन्ग टर्म रिटर्न क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है फंड की। तो 2-3 चीजें मैं मेजरली देखूंगा। टीम की स्टेबिलिटी देखना बहुत जरूरी है। कुछ म्यूचुअल फंड में टीम बार बार चेंज हो रही होती है, वो बहुत अच्छा नहीं होता है फंड के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है नया फंड मैनेजर और नई टीम आती है तो वो पूरी स्ट्रेटेजी दोबारा फंड की चेंज करता है, उसकी एक कॉस्ट होती है। तो एक मैं टर्नओवर देख लूंगा खिजर भाई। दूसरा जो है बहुत जरूरी चीज मैं देखूंगा कि टीम का भी मैं टर्नओवर देखूंगा। और फिर मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न देखूंगा, पीछे ब्रांड देखूंगा, लोगों से पूछूंगा कि भाई ये कैसा फंड है, लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। फिर एक जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि कितना आसान है उस फंड में इन्वेस्ट करना। अगर ऑनलाइन अवेलेबल है और आपके लिए आसान हो जाता है कि भाई आपने ऐप से इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आपके लिए बेस्ट फंड है, क्योंकि उसकी वजह से होगा ये कि अगर आसान होगा इन्वेस्ट करना तो आप हर महीने इन्वेस्ट करें। बहुत जरूरी है कि आप हर महीने इन्वेस्ट करें। और वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कहाँ कहाँ आसान है करना। बेग साहब, मैं आपके पास आता हूँ, पहले अहमद का क्वेश्चन ले लेते हैं। अहमद, अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं। हेलो। जी, जी, गो अहेड। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो इंटरेस्ट रेट तो कम हो रहे हैं बट बैंकिंग सेक्टर में वो रैली हो रही है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? और स्पेसिफिक जो लार्ज कैप बैंक्स हैं उनमें ज़्यादा हो रही है? देखें अहमद, एक तो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है पहले जो एक्सपेक्टेशन थी जिस स्पीड से गिरेंगे, तो दैट हैज स्लोड डाउन। फिर कुछ डिपॉजिट ग्रोथ भी आ रही है, तो अगले साल की अर्निंग्स भी जो है वो कोई मतलब बहुत बुरी नहीं लग रही है। दूसरा फिर ये भी हो रहा है कि कुछ बड़े बैंक्स ने अच्छे रेट्स के ऊपर फिक्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी लॉक कर ली हैं। जैसे एक बड़ा बैंक है जिसने ओमो से बोरो करके जो है वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर दी, तो उसकी वजह से भी ये एक बेसिकली सिर्फ री रेट हो रहे हैं। अगर आप पी मल्टीपल्स देखेंगे और आप अगले साल की फोरकास्ट देखेंगे, तो देर रैलिंग बिकॉज देर चीप, और कोई वजह नहीं है। और देखिए, शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स का टू बी ऑनेस्ट कोई कुछ नहीं बोल सकता कि एग्जैक्टली स्पेसिफिकली क्यों हो रही है। ये मेरा ख्याल है कि क्योंकि सस्ते हैं तो रैली कर रहे हैं। जी, वो मैंने ये देखा है कि ये रिसेंटली पीएसएक्स में ज़्यादा वो शेयर्स रैली करते हैं जो थोड़े से वैसे गुड बिज़नेसेस नहीं है, जो सॉलिड कंपनीज़ हैं वो इतना रैली नहीं करती। बट इसकी क्या रीज़न है? जैसे ऑटो सेक्टर में आप देख लें, इंडस वहीं का वहीं रुका हुआ है। बट वो जिस तरह ये बाकी कंपनीज़ हैं जो कि जिनकी अर्निंग्स बड़ी वोलेटाइल है, जिस तरह वो जीएचएनआई है या गेल है, वो डबल ट्रिपल हो गए हैं। तो ये फिर एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमको सॉलिड अच्छी कंपनीज़ में जाना चाहिए या ये जो क्विक गेन्स वाली कंपनीज़ हैं इनकी तरफ? ये थोड़ा-सा समझा दें। आ, देखिए अहमद, ये तो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है पोर्टफोलियो का, और आपको कितना समझ में आती हैं ये कंपनी। लेकिन जीएचएनआई और जीएचएनएल में क्या हुआ है, जीएचएनआई जीएचएनएल में क्या ये हुआ है कि अगर आप टोटल मार्केट कैप देखेंगे ना, कि इन कंपनीज, ये पूरी कंपनी कितने की मिल रही थी, जैसे फर्ज करें जब फॉर एग्जाम्पल जब जीएचएनआई 70 रुपए का था, तो आप देखेंगे कि ये इन टर्म्स ऑफ टोटल मार्केट कैप बहुत ही सस्ते मिल रहे थे। तो हुआ क्या है कि अर्निंग्स की जो ग्रोथ आई है वो इंडस की अर्निंग्स ग्रोथ से बहुत ज्यादा आई है। इंडस की मार्केट कैप गिरने के बाद भी जो है वो इंडस की मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं गिरी। अभी भी अगर आज भी अगर आप साइज में फर्क देखेंगे और टोटल मार्केट कैप देखेंगे, तो यू विल सी कि इंडस इज अ मच लार्जर कंपनी। दूसरा ये हुआ है कि देखें, ट्रक्स में जो परसेंटेज इंक्रीज आया है ट्रक बिकने का, वो बहुत बड़ा है, और इंडस में अभी तक जो इंक्रीज आया है वो छोटा है। तो इट्स नॉट लाइक जो है वो गंदारा जो है वो अच्छी कंपनी नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है, बस है ये कि उसकी सिक्लिकलिटी और बहुत ज्यादा है इंडस से। तो वो सस्ता बहुत हो गया था, तो वो रैली ज्यादा हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है पोर्टफोलियो की। आप इस स्टॉक के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आपको इंडस दे के बैठने में ज्यादा सुकून रहता है कि भाई गाड़ियों की सेल बढ़ जाएगी और कोरोला भी बिकेगी और यारिस भी बिकेगी और फॉर्च्यूनर भी बिकेगी और 5 साल बाद ये कंपनी एक्स नंबर ऑफ गाड़ियां बेच रही होगी, एंड यू मोर कंफर्टेबल विद इट, तो आपके लिए वो स्टॉक ज्यादा बेहतर है। अगर आप वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं और आपको लगता है ट्रक ज्यादा बिकेंगे एंड गंदारा विल डू वेल, और आज की मार्केट कैप जस्टिफाई करती है, तो वो बहुत ज्यादा सब
कौन कितना इमोशनली कंट्रोल कर सकता है अपने आप को, उसके लिए भी, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड इट्स नॉट लाइक इंडस की परफॉर्मेंस भी नहीं रही है, तो इंडस भी थोड़ा तो बढ़ गया है, बट यार हर उसका उसका जो स्टार्टिंग बेस है वो ऊपर था, तो उसकी वजह से अभी तक वो नहीं इतना ज्यादा बढ़ा है। धंधारा शुरू में बहुत ही ज्यादा सस्ता मिल रहा था। आप पीछे की साइकिल्स में भी अगर ट्रक्स की कंपनीज में साइकिल्स देखें, और आप हीनो और GHNI और गैल अगर आप देखें, आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े सिक्लिकल स्विंग्स होते हैं, और इंडस के स्विंग्स छोटे होते हैं, क्योंकि इंडस जब नीचे भी आता है तो इंडस के की एक इन्वेस्टर बेस ऐसी है कि स्टॉक इन टर्म्स ऑफ टोटल मार्केट कैप बहुत ज्यादा नीचे जाता नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये गाड़ियां फिर भी बिकती रहें। और मैंने आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग किस्म का जवाब दिया है, मेरा ख्याल है तो सही आपको लगा होगा जवाब। अच्छा, काफ़ी देर से जी, काफ़ी देर से हैंड रेज़ है श्यान बेग साहब का। बेग साहब प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ़ भाई। सलाम। अच्छा यूसुफ़ भाई ये बताइएगा कि रिलेटिव वैल्यूएशन और डीसीएफ की इम्पोर्टेंस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कितनी परसेंटेज तक है? मतलब वाक़ई में यूज़ होते हैं और उनकी जो ऑथेंटिसिटी है मतलब वो जो टारगेट्स सेट होते हैं वो वाक़ई में अचीव हो जाते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या देखो, जो टारगेट्स होते हैं ना वो तो टू बी ऑनेस्ट ऐसे ही होते हैं। TCF करना एक अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब अगर कोई किसी के पास 10 स्टॉक्स का ऑप्शन है, तो आई थिंक द बेस्ट वे टू फिगर आउट वैल्यू इज कि आप DCF कर लो। DCF का जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि 10 कंपनीज की, 15 कंपनीज की, 20 कंपनीज की 2 3 4 5 साल आगे का कैश फ्लो निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। स्टॉक प्राइस रिप्रेजेंट डिस्काउंटेड कैश फ्लो कोई कर रही होती है कि भाई ये आज स्टॉक की प्राइस है, तो कितना कैश ओवर द इयर्स ये दे देगा डिस्काउंटेड बैक टू टुडे, जो है वो स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए। जहां पे मिस प्राइसिंग होती है वहां पे आप स्टॉक खरीदते हो, जब जहां पे सस्ता होता है वहां पे आप खरीदते हो, और जहां पे महंगा होता है वहां पे आप बेचते हो। पाकिस्तान में सैडली हाँ बहुत ज्यादा कैश फ्लो फोरकास्ट कर नहीं पाते हो, क्योंकि अभी एटलीस्ट पिछले 5 6 साल में तो 2 दफा क्राइसिस आ गया है। अब 2017 में एक क्राइसिस आ गया है, 2020 22, तो आप जितना अच्छा कैश फ्लो फोरकास्ट कर लोगे, उतना अच्छा आप DCF कर सकोगे। रिलेटिव वैल्यूएशन आप कर सकते हो, लेकिन आप विद इन अ सेक्टर कर सकते हो। फर्स्ट करो, अगर आप पी कंपेयर कर रहे हो तो आप दो सीमेंट कंपनीज का पी कंपेयर कर सकते हो, बट आप ये नहीं कंपैरिजन कर सकते कि कोलगेट का आपने मेपल लीफ सीमेंट से फर्स्ट करो कंपैरिजन कर दिया। तो सही है, DCF ज़ाहिर है सब यूज करते हैं और DCF यूज करना चाहिए, बट DCF का जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आफ्टर ईयर 3 जो आप कैश फ्लो फोरकास्ट कर रहे होते हो वो ज्यादातर कंप्लीट गार्बेज होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता। फिर आप कंपनी की क्वालिटी से अंदाजा लगाने की कोशिश करते हो कि क्या अर्निंग्स बढ़ती रह सकती हैं, ROE कैसा है, कंपेरेटिव एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। आप कुछ कंपनीज देखोगे तो कुछ कंपनीज परफॉर्म वे बेटर देन आपने जो एक्सपेक्ट किया होता। अगर आप 10 साल पहले देखो तो पिछले 10 साल में बहुत सारी कंपनीज ने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कर दी, लेकिन कुछ कंपनीज नहीं भी कर पाई हैं। आप फोरकास्ट कर रहे थे कि तो DCF में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आप कैश फ्लो कितना सही फोरकास्ट कर सकते हो। अगर आप कैश फ्लो सही फोरकास्ट कर सकते हो तो अच्छे आउटकम्स होते हैं। अच्छा सर मैंने ये किया ईद की छुट्टियों में ना मैंने काफ़ी कोशिश करके मेरे एक दोस्त भी है तो एज अ टीम काम करके ना हम लोगों ने जितनी भी कंपनीज थी ना वो फिर जो काफ़ी सोर्सेज से हम लोगों ने वेब क्रॉलिंग करके ना काफ़ी कंपनीज की डेटा हमने पुल कर दी एक्सेल फाइल में ना। अब उसके बाद फिर हम लोग अब इस कंडीशन में आ गए हैं कि हम इनमें एल्गोरिदम्स या फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं वो पुट करके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उसमें ये कंडीशन डालूँ कि भाई पिछले साल का रेवेन्यू इस साल से फॉर एग्ज़ाम्पल 20% आगे आए तो वो हमारे पास जो है पॉपअप होके आ जाए एक्सेल में। इसी तरह ऑपरेटिंग मार्जिन्स अगर उसके 20% से 30% हो जाए तो वो हम मतलब अब कोई भी कंडीशनैलिटी मैं लगा सकता हूँ। मैं इस कंडीशन में आ गया हूँ और इस कंडीशन में भी मैं आ गया हूँ कि कोई भी कंपनी है अगर उसकी ग्रोथ है सेल्स में 20% से ऊपर तो वो भी अब मेरे पास एक्सेल में ऑटोमेट होके मेरे पास खुद ही आ जाएगी। अब मेरे पास बार-बार कोर्ट में डीपीएस वाली वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि आप इन सब में कौन-सा ऐसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो जो मैं पुट करूँ मतलब जो मुझे देखना चाहिए हर एक कंपनी में? क्योंकि अब मेरे पास एक्सेस है, मैं विदिन सेकंड्स, विदिन मिनट्स चेक कर सकता हूँ। मैं पर्सनली देखूंगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी कहाँ पे पड़ रहा है। मैं देखूंगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी कहाँ पे पड़ रहा है, कहाँ कहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, कि भाई कहाँ कोई कंपनी थी जो 15% रिटर्न बनाती थी अपनी इक्विटी पे, आप 20 25 बनाना शुरू हो गई।
तो जहाँ पे वो होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे फिर मल्टीपल रीरेट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो आई वुड लुक एट ROE। सैडली प्योर स्क्रीनिंग से बहुत मुश्किल हो जाता है स्टॉक्स ढूंढना, और उसकी वजह ये है कि बहुत सारे प्रोफेशनल लोग बैठ के यही एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हर रिजल्ट के बाद आप देखेंगे फॉरेन प्राइस एक्शन भी हो जाता है। तो बहुत सारे प्रोफेशनल स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, प्योर स्क्रीनिंग से सिर्फ थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना। अच्छा, तो सर इसके एडिशन में मतलब आप क्या रिकमेंड करेंगे? स्क्रीनिंग एक चल रही है, एक फॉर एग्जांपल एक स्टेप 1 हो गया स्क्रीनिंग, तो उसके बाद स्टोरी या नैरेटिव वो किस तरह आप मतलब हम उसके बाद रिकमेंड करेंगे? उसके बाद ना क्वालिटी ऑफ बिजनेस समझना बहुत जरूरी होता है। क्वालिटी ऑफ बिजनेस ऐसे है कि आप जो है देखोगे इंडस्ट्री में लोग कितने हैं और बैरियर्स टू एंट्री कितने हैं। तो जिन इंडस्ट्रीज में जनरली 1 2 3 4 लोग होते हैं वो बहुत अच्छा रिटर्न बना लेते हैं लॉन्ग टर्म। जहां पे कोई बैरियर टू एंट्री नहीं होता, जैसे आप टेक्सटाइल देख लो, स्पिनिंग है, गारमेंट्स है, तो आप देखोगे कि बहुत कम कंपनी जो है वो एक मोड बना पाती है। तो जहां पे कंपटीशन कम है, आपको बिजनेस की क्वालिटी समझनी है कि भाई ये बिजनेस इन इटसेल्फ ऐसा क्या कर रहा है कि ये लॉन्ग टर्म अपने एडिशनल प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो पहले तो ये समझना है कि अच्छी क्वालिटी का बिजनेस वो बिजनेस है जो अपनी इक्विटी के ऊपर बहुत ज्यादा रिटर्न बना सकता है, या उसको आगे कैपिटल की जरूरत नहीं है ग्रो करने के लिए। तो पहली चीज ये हो गई कि एक हाई क्वालिटी बिजनेस मिल जाए, सस्ता मिल जाए, और उसके बाद फिर क्या ऐसी चीजें हैं कि ये अपने हाई प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर फर्ज करो कोई बिजनेस है जो शुरू में बहुत ज्यादा पैसे बनाता है बट उसके बाद कंपटीशन आ गया, तो ये समझना, तो बिजनेस की क्वालिटी समझने में ये समझना है कि भाई कोई और तो नहीं आ सकता इसका बिजनेस को डिस्टर्ब करने के लिए। तो जनरली मेरे ख्याल से जिन इंडस्ट्रीज में 2 3 प्लेयर्स हैं, वो अच्छे बिजनेसेस, अच्छे बड़े बिजनेसेस बन सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। चलें, जज़ाकल्लाह सर। और फिर भाई बहुत-बहुत शुक्रिया यार हमें प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए। वैसे तो हमारी हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था एक्सपर्ट से जो है डायरेक्ट कोई भी डिस्कशन करने के लिए। तो थैंक यू। जज़ाकल्लाह सर उसके लिए। थैंक यू श्याम भाई, इसको हम और इम्प्रूव करेंगे। ये आई ऑलवेज लव टू इंक्लूड माय फेलो इन्वेस्टर्स, सो हम मिल के क्वेश्चंस पूछें एक्सपर्ट से। निशान प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? हिदर भाई, यूसुफ भाई, क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सब ठीक। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो अमेरिका के अंदर अभी मार्केट क्रैश की है और वेव ये है कि हम चले गए हैं उसमें बियर मार्केट में चले गए हैं, अमेरिकन मार्केट जो है बियर मार्केट हो गई है। तो उसके कोई आउटकम्स आएँगे पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर? जिस तरह पूरी दुनिया की मार्केट्स वोलेटाइल हैं, तो उसका कोई आफ्टर शॉक्स इधर भी आएँगे? निशान, सैडली ना मेरे पास इसका जवाब नहीं है, और किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है। बज़ाहिर मोटा-मोटा ये लग रहा है कि देखो, जैसे जिन जिन मुल्कों में बहुत ज़्यादा शॉक आना था ना, देखो वियतनाम ना पहले दिन 7% डाउन था, अब ऑयल नीचे आया है, आज तदव्वुल सऊदी अरेबिया का जो इंडेक्स है वो आज 7% नीचे था। हमारे यहाँ शायद कोई बहुत शॉकिंग सिचुएशन नहीं होगी और हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा डैमेज टैरिफ से नहीं होगा, लेकिन इम्पैक्ट तो आ सकता है। फिर देयर आर सम सेक्टर्स इन द मार्केट जिन पे ज़ाहिर है फ़र्क आएगा। OGDC PPL की अर्निंग गिर जाएगी, वो इंडेक्स का वेट ज़्यादा है तो वहाँ फ़र्क पड़ेगा। टेक्सटाइल में जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो वहाँ पे एक प्रेशर आ सकता है। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी और ओवरऑल जो है शायद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, और ये टैरिफ वाली चीजें इवेंचुअली रिजॉल्व भी हो जाए। तो आज भी अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बोला है तो आप सुनो तो सीम्ड लाइक द गवर्नमेंट इज नॉट वेरी वरीड। मेरे हिसाब से दे शुड हैव बीन थोड़ा सा वरीड। तो अभी इसका एग्जैक्ट जवाब किसी के पास नहीं है। देयर आर सम सेक्टर्स जहां प्रेशर लगता है, इस पे भी डिपेंड करता है कि कल सुबह एशिया कैसा खुलता है। अभी तक तो बाजार नहीं लग रहा है कि अच्छा खुलेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी नीचे बंद हुआ है, इसराइल भी नीचे बंद हुआ है। तो एग्जैक्ट जवाब नहीं है, बट हाँ ये है फिक्र की बात, ये है फिक्र की बात, और कुछ भी हो सकता है। सॉलिड कंपनियों में रहें जो जिनमें इनफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, और जो कंपनी इसका बिजनेस मेजरली पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, दे माइट डू बेटर। जिनका एक्सपोर्ट से ताल्लुक है वहां थोड़ा प्रेशर आ सकता है। मैंने वो वॉरेन बफेट का देखा था पोर्टफोलियो, वो तो मेरे ख्याल से 90% खुद को कैश में कन्वर्ट कर चुका है। ये मेरा नहीं कैश से ख्याल है पैसे कि बफेट, मेरा ख्याल है बफेट का पोर्टफोलियो ऐसे नहीं देखना चाहिए। बफेट का कैश देखना चाहिए एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेट्स दैट ही हैज।
तो अगर आप वो देखोगे तो ऐसा नहीं हुआ है कि बफेट ने सब बेच दिया है। बफेट के पास जो प्राइवेट होल्डिंग्स हैं वो अभी तक भी रखी हुई हैं, एंड यू नेवर नो इफ ही इज बाइंग राइट नाउ। दूसरा फिर एक और जो कंसिडरेशन होती है ना बफेट के पोर्टफोलियो में, वो ये होती है कि साइज इतना बड़ा हो गया है कि 20 टाइम अर्निंग्स जब मार्केट हो गई थी तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही होती। अब अगर बर्कशायर को कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो 8 10 15 20 बिलियन डॉलर की करनी होती है। तो इट्स डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट ऑल्सो, इसलिए भी कैश रखा हुआ। बट हाँ, वॉरेन बफेट हैड कैश और मार्केट नीचे आ गई, तो ब्रिलियंट। चलें आखिरी क्वेश्चन लेते हैं राजा साहब से। राजा इब्राहिम, प्लीज गो थैंक अहेड। यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन यूसुफ सर से है। मैंने इनकी प्रोफाइल चेक की थी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन रिलेटेड रिलेटेड टू कैरियर है। यूसुफ सर CFA चार्टर्ड होल्डर हैं। मैंने इनकी प्रोफाइल देखी थी और मैं खुद CFA कर रहा हूँ। मैंने लेवल 1 क्लियर कर लिया है और अभी मैं नेक्स्ट मंथ लेवल 2 अपीयर हो रहा हूँ। लेवल 2 के लिए अपीयर हो रहा हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर मैंने भी इक्विटी मार्केट में ही जाना है आगे और मेरा इंटरेस्ट भी उसी फील्ड में है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि किसी भी कंपनी को एक्सेस करने के लिए एक तो जो फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है उस पे ही फोकस करना चाहिए, या उसके अलावा आप तो खुद मार्केट में डे टू डे आप एक्सेस कर रहे होते हैं कंपनीज को। फाइनेंशियल मॉडलिंग के अलावा कौन सा टूल यूज़ करके हम कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं या उसकी जो है वो चेक कर सकते हैं कि वेदर इट्स अ गुड कंपनी या बैड। इस पे अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं कहूंगा कि अच्छा, पहले तो ये बता दो आपकी तैयारी कैसी हो रही है और प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो आप, क्योंकि लेवल 2 तो निकलता है सिर्फ प्रैक्टिस से। हाँ जी, मैंने मतलब सिलेबस सारा कंप्लीट कर लिया है और नाउ अभी मैं सेकंड सेकंड रिवीजन कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ मेरा 25th को एग्ज़ाम है। होपफुली आप अच्छा जाएगा बस। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो अगर आप एक दफ़ा वो कर चुके हो, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ही लंबा होता है और मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा आइडिया ये होता है कि बहुत ज़्यादा फोकस ना एटलीस्ट आखिरी महीने में ज़्यादा 80% फोकस ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ही CFA का 1 2 3 जी, एग्ज़ैक्टली सही कह रहे हैं आप। प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ और श्वेज़र और कोर जो करिकुलम है उन दोनों के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो जो पे फिक्स आ रहे हो आपका कंपनीज का समझने का सवाल था। तो देखो, कंपनीज के जो बिजनेसेस समझना है ना, वो कंपनीज की मॉडलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस समझने के बाद ही आप बिजनेस को सही मॉडल कर पाते हो। बिजनेसेस को समझने के लिए आप एक चीज जो देख सकते हो वो पोर्टर्स 5 फोर्सेस देख सकते हो कि बार्गेनिंग पावर कितनी है सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, नया कंपेरेटर कितनी आसानी से आ सकता है। तो जो जो माइकल पोर्टर का जो मॉडल है ना, पोर्टर्स 5 फोर्सेस का, वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना और उसको हर कंपनी के ऊपर अप्लाई करना। और उससे जो है वो बहुत ही एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि ये बिजनेस की ये बिजनेस लॉन्ग टर्म कितने अच्छे पैसे बना सकता है। तो पोर्टर्स 5 फोर्सेस में बोलूंगा। अच्छा, दूसरा फिर आप ये कर सकते हो कि आप ये जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी आप वीडियोस देखना शुरू कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी ये कम्युनिटी बन गई है तो मैं एक लिंक्स का बहुत सारी वीडियोस को कंपाइल करके और बहुत सारी वीडियोस के लिंक्स डाल दूं। मैं भी रोज अभी तक भी रोज 1 से 2 वीडियोस ऑफिस जाते हुए, एक ऑफिस से आते हुए देखने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो मेरी तो कोशिश होती है मैं रोज घंटा 1.5 घंटा दूसरे इन्वेस्टर्स की वीडियोस देखने पे गुजारूं। और बहुत कंटेंट यूट्यूब पर रखा हुआ है। पहले मैं किसी वक्त रीडिंग करता था, अब वो नहीं हो पा रही होती है, तो अब मैं ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे वीडियो सुनना आसान भी होता है, आप गाड़ी में आते जाते हुए बहुत आसानी से कर सकते हो। तो अब मैं वो कर रहा होता हूँ। लेकिन लेकिन इन्वेस्टिंग सीखना और समझना और बिहेवियरल चीज़ें समझना मॉडलिंग के साथ साथ बहुत ज़रूरी होती हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे मॉडलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं रिसर्च एनालिस्ट लग गया था। ये वो वाला टाइम था जब कोई रिसर्च एनालिस्ट बनना नहीं चाहता था, 2011-12 में। तो मेरी किस्मत अच्छी थी और मुझे नहीं सीखनी पड़ी थी मॉडलिंग। मॉडलिंग मुझे ऑन द जॉब सीखने को मिली है। दूसरा, अगर किसी को इसको करियर बनाना है इन्वेस्टिंग को, तो बहुत ज़्यादा काम सीख के आता है। तो बहुत अच्छा आइडिया ये होता है कि आप जितना जल्दी कहीं कोई इंटर्नशिप या कोई जॉब विदाउट रियली थिंकिंग अबाउट कि आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, आप स्टार्ट कर दो। यू गुड एट इट तो यू विल गेट पेड। और कोई चीज़ अगर किसी को पूछनी हो तो। अ, यूसुफ भाई, हसीब भाई के 2 क्वेश्चन हैं, वो क्विकली आंसर कर दें एंड देन वी क्लोज द कन्वर्सेशन। सो पहला उनका है कि गैल, व्हाट शुड बी द जस्टिफाइड वैल्यू फॉर ऑटो एंड गैल ड्यूरिंग अ लोअर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। और दूसरा क्वेश्चन था कि फॉर ईएनपी व्हिच फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट, लोअर ऑयल प्राइसेस या कि सर्कुलर
डेट का जो रेजोल्यूशन है। सो एक गैल का क्वेश्चन है जस्टिफाइड ठीक है, वैल्यू। गैल का क्वेश्चन क्वेश्चन में है वही वही बहुत मुश्किल सवाल है, डिपेंड करता है कि आपको आगे क्या कैश फ्लोज लगते हैं। ये 10 से 15 का पी मिलना कोई बहुत मुश्किल नहीं है गैल को। और जैसे रेट्स नीचे आते हैं तो 15 टाइम्स अर्निंग्स ट्रेड कर सकता है। अब आपका जो भी अर्निंग्स का फोरकास्ट है, आप उसके हिसाब से देख लें कि क्या लगता है कि कितनी गाड़ियां बेच सकता है गैल, कितनी गाड़ियां कितने ट्रक बेच सकता है, और उसके हिसाब से क्या अर्निंग आएगी। मैं कोई जस्टिफाइड बहुत ही मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि 2 साल बाद गैल कितनी गाड़ियां बेचता है। ईएनपी के लिए मेरा ख्याल है दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडल करके ही देखना पड़ेगा। देखें, अगर 70 का ऑयल 50 हो जाता है तो अर्निंग्स डिक्लाइन अच्छा खासा आ जाएगा। तो अगर फर्ज करें 50 पे हम देख लेते हैं, तो 50 से मेरा ख्याल है ओजीडीसी की 31 रुपए अर्निंग आएगी। तो फिर 31 पे फिर जो आज मल्टीपल बन जाता है वो बहुत सस्ता नहीं रहता है। लेकिन हाँ, सर्कुलर डेट क्लियर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पूरी चीज मॉडल के पता चलेगा कि और ऑयल प्राइस डिक्लाइन भी कितना है। देखें, अगर 20-25 डॉलर का ऑयल प्राइस का डिक्लाइन है तो वो बहुत बड़ी चीज है। और सर्कुलर डेट का जो इम्पैक्ट है वो काफी हद तक अब बिल्ड इन भी होना शुरू हो गया है स्टॉक प्राइसेस। बेस्ट केस जो ओजी बीपीएल में हो सकता है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने से ये 10 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड करना शुरू कर दें। उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लें कि अगर 31 रुपए अर्निंग आती है या 32 रुपए अर्निंग आती है $50 के ऑयल पे, और अगर 10 का मल्टीपल होता है तो कितने का स्टॉक हो सकता है। तो उस हिसाब से तो अभी भी है अपसाइड। यूसुफ भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। दिस वाज़ लवली न्यू एक्सपेरिमेंट, आई रियली एन्जॉयड बिकॉज़ जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसके बाद फेलो इन्वेस्टर्स भी पूछते हैं। सो आई थिंक देन वी मेक मोर आउट ऑफ द सेशन। सो एक बंदा क्वेश्चन पूछे उसकी बजाय सारे पूछे मिलके, सो दैट्स ऑलवेज़ बेटर। सो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये कम्युनिटी पे आप शेयर कर दें एज ए पोस्ट अंडर वेल्थ बिल्डिंग वाले जो स्पेस है या ग्रुप है। एंड वी कैच अप लेटर अगेन। थैंक यू कजर भाई, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।